भाई ये जो फोन है सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ में आता है, स्नैपड्रैगन 8 एलिट, और एंट्री स्कोर पर भी आपको सबसे पावरफुल स्कोर देखने मिलते हैं। और इस डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है 185 हर्ट्ज, और गेमिंग पर तो आप 120 FPS तक इस फोन को खींच सकते हो। और गेमिंग फोन होने के बाद में भी इस फोन पर आपको 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है। और ये फोन दो स्क्रीन के साथ में आता है, एक इस तरफ और सेकेंड कुछ इस तरफ। इवन इस बाहर की स्क्रीन पे तो आप गेमिंग भी कर सकते हो। बाकी टाइप सी भी यहाँ पर दो पोर्ट के साथ में अवेलेबल है। और भी बहुत ज्यादा क्रेजी फीचर्स है। और कितना अच्छा फोन है कितना बुरा फोन है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। और रही बात, ये फोन कोई सस्ता भी नहीं आता भाई, 1 लाख रुपए के ऊपर का फोन है, Asus ROG 9 Pro। देखो रही बात अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में, सब कुछ बहुत सारी नेक्स्ट लेवल पैकेजिंग के साथ में मिलता है। और बॉक्स की हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि फोन अभी मैंने इंडिया से बाहर से मंगाया, तो थोड़ी सी पैकेजिंग की हालत खराब है। लेकिन मुझे जहां तक पता है अगर इंडिया में आएगा तो इतना बड़ा बॉक्स पैकेज नहीं होगा, नॉर्मल छोटा छोटा बॉक्स होता है जैसा नॉर्मली हमें मिलता है उस तरीके से आता है। देखो सबसे पहली बात, ROG मुझे थोड़ा सा पसंद भी है और बहुत ज्यादा नहीं भी पसंद है। रीजन है उसके, क्योंकि साल में एक ही फोन लॉन्च करते हैं जैसे कि ROG सीरीज है, और इंडिया में और ज्यादा कुछ ऐसा खास इंटरेस्टिंग देखने भी नहीं मिलता उनका फोन। दूसरी चीज, सर्विस को लेकर बहुत लोग नाराज थे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर बहुत लोग नाराज है। अब ट्विटर खोल लो, Asus ROG डाल लो, बहुत कुछ ऐसा सब कुछ देखने मिल जाएगा आपको। बाकी इनका इन्हें कॉम्पैक्ट फोन भी आता है, Zenfone सीरीज है, लेकिन वो इंडिया में आते ही नहीं है। तो जैसे मैंने कहा इंडिया में सिर्फ एक ही फोन लॉन्च करते हैं, हालांकि अभी भी ये इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हुआ नहीं है। अब ये कब लॉन्च करने का देख रहे हैं, डोंट नो। और रही बात देखो डिजाइनिंग को लेकर, तो लास्ट ईयर वाला ही डिजाइनिंग है मोस्ट ऑफ। यहाँ पर आपको बस एक नया मैट्रिक्स डिस्प्ले टाइप में देखने मिलता है, जहां पर टाइमर, बैटरी और कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें देखने मिलती है। इस बार थोड़ा सा गेमिंग वाला पार्ट भी डाला है, जिसमें आप एयर ट्रिगर के थ्रू थोड़े से वो बचपन वाले गेम आते थे ना, वो थोड़ा बहुत खेल सकते हो। इसमें BGMI नहीं खेल पाओगे बस, नहीं तो भी सोचेंगे भाई BGMI क्यों नहीं चल रहा है। तो ऐसे छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि कूल भी लगता है, काफी अलग सा है। टेबल पे आपको रखोगे तो थोड़ी सी अलग वाइब निकाल के देगा। बाकी इस पीछे का जो मटेरियल है ना, बहुत ज्यादा स्लिपरी है, तो फोन आराम से गिर सकता है। कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना है। और इस बार का जो फोन है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा गेमिंग वाइब भी देता है, बट ज्यादा मिनिमल वाइब भी देता है, क्योंकि पूरा गेमिंग वाइब से हटा के अलग सा मिनिमल वाइब भी निकाल के रखा है। बाकी एयर ट्रिगर्स आते हैं गेमिंग को लेकर, पर फ्रैंकली बहुत लोग एयर ट्रिगर्स यूज ही नहीं करते हैं, तो सारी चीजें वहीं पे खत्म हो जाती है। बट कुछ लोग करते होंगे तो उनकी बात अलग है। लाइक इससे भी ऐसा नहीं कहूंगा कि अलग ही एकदम डिजाइन है, लास्ट ईयर के 8 Pro जितना ही है, बट ठीक मैं कहूंगा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजाइन, मतलब अच्छा लगता है, मतलब सिंपल समझ सकते हो। तो हालांकि बल्कि भी बहुत है, और बल्कि के साथ में इसमें जो बैटरी है वो 5800 mAh के साथ में है। और बॉक्स के अंदर जो चार्जर आता है वो आपको 65 वाट का देखने मिलता है। और इस पर ना आपको दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, और एक टाइप सी पोर्ट पर आपको 3.2 आउटपुट मिलता है, तो डिस्प्ले आउटपुट वगैरह भी ले सकते हो। और जो दूसरा है ना, वो एसेसरीज के लिए, जो इस तरफ देखने मिल रहा है ना, लाइक इनके एरो एक्टिव कूलर्स आते हैं और अदर एक्सेसरीज आती है। हालांकि यहाँ से आप एक बार केबल लगाओगे तो चार्ज भी कर सकते हो फोन को, जो कि स्ट्रीमिंग और डिस्प्ले आउटपुट लेने के लिए भी अच्छा आउटपुट निकाल के दे देता है। बाकी ये गेमिंग फोन भी है, तो बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी साइड में मेटल फ्रेम है, और यहीं पर ये फोन IP68 की रेटिंग के साथ में 3.5 mm का गड्ढा लगा है, तो ईयरफोन लगा सकते हो। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक वाली जो पुरानी चीजें आती है, बट 1 लाख रुपए के ऊपर का फोन है, बस ये ध्यान रख लेना एक बार। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या सच में ROG 1 लाख रुपए देने के बाद में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। क्योंकि देखो जो प्राइसिंग है इससे आधा कर दो, 53,000 में सेम प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 एलिट वो आपको iQOO 13 में भी मिल रहा है, और भी एक आध दो फोन लॉन्च हो चुके हैं। तो आपको सच में इतना एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब इंडियन मार्केट में सच में इस फोन की नीड है या नहीं है, वो भी आपको एकदम क्लियर कट आइडिया देने वाला है। बाकी परफॉर्मेंस फिर से बता देता हूँ, स्नैपड्रैगन 8 एलिट है, जो कि अभी तक का जो मैंने देखा है 2,75,000+ का स्कोर आ जाता है। हालांकि मेरे पास एक रेड मैजिक का फोन भी आया था, मेरी टेस्टिंग में उसने जो स्कोर टच किया, और साइड बाय साइड iQOO 13 का आप स्कोर देख सकते हो, सिमिलर परफॉर्म कर जाता है। लेकिन मैंने रेड मैजिक वाला जो फोन देखा था ना, वो किसी और की टेस्टिंग में 3 मिलियन मतलब 30 लाख के ऊपर का स्कोर दे चुका है। हालांकि इसने 30 लाख क्यों नहीं दिया आई डोंट नो, बाकी iQOO 13 ने भी क्यों नहीं दिया आई डोंट नो, जो भी होगा। लेकिन हाँ, पावरफुल प्रोसेसर के साथ में आता है। लेकिन इसका जब CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा ना भाई, तो स्टार्ट से ही हमें ग्रीन झंडियां तो देखने नहीं मिली, पीली पीली झंडियां देखने मिली, और एंड में जाके थोड़ा सा पीक करता है। तो थर्मल्स इश्यूज हल्के मैं कह सकता हूँ, हल्के नहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब गेमिंग कर रहा था ना इस फोन के साथ में, तो ये फोन हीट ब्लास्ट हो जाता है, मतलब ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब पूरा हीटर बनता है, इतना ज्यादा गर्म है। और मुंबई में या जिस रूम में मैंने टेस्टिंग भी करी है, वहां पर AC लगा के टेस्ट कर रहा था, उसके बाद में भी ये रिजल्ट है। तो थर्मल उतने बेटर मैनेज तो नहीं कर रखे। स्टोरेज 4.0 आती है, रैम भी आपको LPDDR5X मिलता है, वो भी सॉर्टेड है। गीक बेंच के स्कोर मल्टीपल हम लोग ने निकालने का ट्राई किया, बट हमारा 7 से 8 बार
भाई हुआ ही नहीं। और उसका रीजन ऐसे हो सकता है क्योंकि ये फोन वैसे स्विच ऑफ हो जा रहा था और वैसे ये फोन इंडियन नहीं है, मतलब इंडियन यूनिट नहीं है, तो दैट्स वाई शायद से वो एक ब्लॉक करके रखा होगा। ऐसे बहुत सारे चाइनीज यूनिट में प्रॉब्लम देखने मिलती है, लेकिन हाँ आप एंड्रॉइड स्कोर से ही बहुत सारा आइडिया वैसे ही निकाल सकते हो। और यहाँ पर जो आसूस ने मतलब जो बैटरी डाली है ना, उसकी वजह से फोन बहुत ज्यादा बल्कि बन चुका है। हालांकि इन्होंने मतलब पता नहीं क्या मेथड यूज करा होगा जिसकी वजह से ये फोन इतना बल्क है, बट इतना बल्कि आप लॉन्ग सेशन में जब यूज करोगे आपको तकलीफ जरूर होगी। जहां तक देखो मुझे पता चला जो प्रीवियस जनरेशन बैटरीज आती थी ना लिथियम आयन वाली, आई थिंक सो उन्होंने वही बैटरी यूज करी है, क्योंकि अगर वो नई सिलिकॉन वाली बैटरी यूज करते तो उनको कैपेसिटी तो सेम मिल जाती बट फोन का वेट भी कम हो जाता। बट शायद इन्होंने पुराना टाइप का ही टेक यूज करा है जिसकी वजह से फोन इतना ज्यादा बल्कि है। तो अगर आप इसमें जो डिस्प्ले आती है 185 हर्ट्ज की, तो रिफ्रेश रेट तो भाई काफी तगड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप जो गेमिंग कर सकते हो इस फोन पे जो पावर निकालता है, तो BGMI पे तो फिलहाल 90 FPS अनलॉक्ड है, PUBG मोबाइल पर 120 FPS अनलॉक्ड है। तो अगर मैं 90 की परफॉर्मेंस सिंपल में समझा दूं तो ये फोन भाई बहुत अच्छा 90 निकाल के दे रहा है, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। आपको जायरो भी अच्छा चलता है, गेमिंग भी अच्छी हो जाती है, गेम मोड्स आते हैं, गेम जीनी एंड ऑल वगैरह, वो सारा चीज इसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है, तो वो उसका भी कोई सॉर्टेड नहीं है। अगर आप गेमिंग में यूज करते हो तो आपके काम में आने वाली चीज होगी। रही बात 120 FPS को लेकर, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि हाँ अभी के लिए वही नेक्स्ट जनरेशन देखने मिल रहा है। तो अगर आप 4x एंटी अलाइजिंग में खेलते हो और अगर आप यहाँ पर TDM खेल लो, कोई इशू नहीं है, 120 तगड़ा आ जाता है। इवन मेन इवेंट पे कूदने के बाद में जहां पर 40 से 50 बंदे होते हैं वहां पर भी ये आराम से मतलब 120 दे देता है। कुछ 5-4 FPS अगर ऊपर नीचे ड्रॉप करे तो करे, वरना कोई इशू नहीं है। मोस्ट ऑफ आपको बेस्ट 120 वाली परफॉर्मेंस देखने मिलती है। एंटी अलाइजिंग बंद करके 120 भी खेलते हो तो कम होता है गरम, बट गरम तो होता है बट कम होता है। बट अगर आप 120 की कांस्टेंट परफॉर्मेंस तो नहीं मैं कहूंगा, 115 से 120, इवन कभी कभी 110 से लेकर 120 वाली परफॉर्मेंस आपको देखने मिलती है। ये 10 FPS ऊपर नीचे होते भी है ना, तो आपको फोन में उतना लैग वैग देखने मिलता नहीं है, तो कोई इतना मेजर इशू है नहीं। तो आराम से 120 FPS की गेमिंग को लेकर कैपेबल है। अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो BGMI पर आपको डेफिनेटली 120 FPS देखने मिल सकता है। बाकी ये फोन एल्गाटो सपोर्ट भी करता है, बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी के जो नंबर्स है वो भी अच्छे आते हैं और सेंसर्स 27 मिलते हैं। 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छा रीच है, ऊपर की तरफ दे रखा है और जैसे ही अनलॉक करते हो फटाक से अनलॉक भी हो जाता है। और यही बात इस फोन में दूसरा जो सबसे अच्छा इंप्लीमेंट है वो है इसके हैप्टिक्स। आप कहीं भी कुछ भी यूज करो, आपका जैसे स्क्रीन पे उंगली पड़ी या वाइब्रेशन, जहां पर भी हैप्टिक्स हल्की हल्की आ सकती है, सब जगह देखने मिलती है। मैंने YouTube पे वीडियो 2x करने के लिए जो नॉर्मल टैप करके होल्ड करते ना, उस पर भी मुझे हैप्टिक्स देखने मिली, जो कि एक नया था। मोस्ट ऑफ फोन्स में ऐसा देखने नहीं मिलता है, इस फोन पर तो हैप्टिक्स हर जगह भर रखी है। बाकी 6.78 इंचेस का FHD+ ही डिस्प्ले है और ये LTPO डिस्प्ले है। और यहीं पर है ना, ये जो डिस्प्ले की कलर्स वाइब्रेंसी है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर आते हैं। अगर आपको उस तरीके के कलर पसंद है तो ROG हमेशा इस तरीके के डिस्प्ले अपनी रखता ही रखता है। और अगर आप 4K HDR कंटेंट देखना चाहो तो YouTube पे देख सकते हो। देखो 185 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो दे दिया है, बट ये 185 हर्ट्ज प्रॉपर ट्रू डिस्प्ले तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही जगह पर 185 टच करवाता है। डिस्प्ले सपोर्ट करता है, जैसे कि कुछ गेम मोड्स के अंदर कुछ एक आध दो जगह पर सिर्फ 185 हर्ट्ज चलता है पूरे स्क्रीन पर, फिर ये 165 कभी कभी चलता है। बट जो इसका LTPO डिस्प्ले है ना, वो काम करता है 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में, तो 165 को ये उतना मैनेज नहीं कर पाएगा। पीक ब्राइटनेस आती है 2500 निट्स के साथ में और 1600 की HBM देखने मिल जाती है, तो ब्राइटनेस वगैरह को लेकर कोई इतना मेजर इश्यूज नहीं है। ROG के स्पीकर पहले से ही ब्लास्टर होते थे, अब इसमें भी ब्लास्टर है। अच्छा खासा बेसी वाला ऑडियो इसके अंदर सुनने मिलता है, तो ऑडियो अच्छी खासी एक्सपीरियंस करवा देगा। मल्टीमीडिया वाला पार्ट भी आपका अच्छे से हो जाएगा और ईयरफोन लगा के भी आप गेमिंग वगैरह करना चाहो, मूवीज देखना चाहो, वो भी देख सकते हो। और इवन इसका 3.5 mm का जो गड्ढा है ना, उसका आउटपुट डेफिनेटली बेटर आता है पहले के डिवाइसेस से। सॉफ्टवेयर में ज्यादा बात करने जैसा कुछ है नहीं, यहाँ पर इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ खास करा भी नहीं, काफी टाइम से सेम ही दे रहे बार बार। एक तो ROG UI है और Android 15 के साथ में आता है। ज्यादा से ज्यादा ये 2 साल का अपडेट देने वाले हैं और 3 साल का सिक्योरिटी पैचेस होगा। UI स्मूथ है, सिंपल है, फास्ट है, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा कुछ है नहीं। और अगर कस्टमाइजेशन करने मिलते हैं, छोटे मोटी चीजें हैं, बस इनका एक गेम मोड आता है, इसलिए आर्मरी क्रेट आता है, जहां पर गेमिंग को और लेकर आप थोड़ी चीजें और ट्वीक कर सकते हो। अब किसके काम का होगा वो कर लेना। और रही बात कैमरास को लेकर, तो सेटअप तो अच्छा दिया है, 50+13 MP का अल्ट्रा वाइड और यहीं पर 32 MP का टेलीफोटो लेंस है विद 3x ऑप्टिकल जूम और सेल्फी 32 मेगापिक्सल्स के साथ में आती है। तो फोन के जो सैंपल्स है इस बार थोड़े से बेटर आ रहे हैं और यहीं पर पोर्ट्रेट्स आप लेते हो तो वो भी थोड़े बेटर आ जाते हैं, बट दी बेस्ट तो नहीं कहूंगा। आपको कुछ सैंपल्स में
मैं यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ऑप्टिकल वाले यानी कि मतलब पोर्ट्रेट शॉट्स वाले, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छे से आ जाता है और थोड़े बहुत हियर एंड देयर जरूर देखने मिलते हैं। बट यस, ये फ़ोन इंडियन यूनिट भी नहीं है, तो कलर ऑप्टिमाइजेशन भी अलग से आपको देखने मिलेगी, शार्पनेस वगैरह भी थोड़ी सी अलग देखने मिलेगी। तो जब इंडियन यूनिट लॉन्च होगा तब और बेटर डिटेल में बात करेंगे। 8K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो मेन कैमरा पर वो नॉर्मली 1x है, उसमें स्विच नहीं कर पाओगे। बाकी 4K 30 FPS लोगे तब अल्ट्रा वाइड से 1x में स्विच कर सकते हो, और 1080p 60 FPS शूट करोगे तो अल्ट्रा वाइड 1x एंड 3x के अंदर स्विच कर पाओगे। और इतना बल्क, मतलब मैं कहूंगा बाहुबली फोन कह लो, लेकिन जो फ्रंट में कैमरा है उसको जो सपोर्ट दिया है ना वीडियो रिकॉर्डिंग में, 1080p 30 FPS, 60 भी नहीं, ओनली 30 FPS। हालांकि फ्रंट से इसमें कोई ज़्यादा वीडियो बनाएगा भी नहीं, एक रीज़न अगर हम लोग देखने जाएंगे तो व्लॉग वगैरह करना हो तो बात अलग है, बट इससे कोई करेगा नहीं। तो अगर फाइनल कंक्लूजन को लेकर सिंपल बता दूं, आसूस ROG मतलब कुछ चीज़ों को लेकर तो आता है, बट मेरा देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है मालूम है क्या? 1 लाख रुपए देने जैसी कोई चीज़ है नहीं, मतलब अगर आपको मैं सच बताऊं तो। और इसी 1 लाख के अंदर आपको बेस्ट कैमरा फोन भी चाहिए और एक अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो आपके पास Vivo X200 Pro भी है। और OnePlus 13 इस बार थोड़ा सा बेटर देखने मिल रहा है, मतलब चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी अच्छी है। लाइक OnePlus 13 भी अगर इनकेस किसी को देखना होगा तो इस बार वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब बेटर ऑप्शंस मार्केट में मैं कह सकता हूँ है। और देखो ऐसा नहीं है कि ये फोन बाहर चाइना में 1 लाख रुपए का मिल रहा है तो वहां पर भी बेस्ट चल रहा है। मैं बोलूंगा रेड मैजिक के वहां पर तगड़े फोन आते हैं जिसमें RGB कूलिंग और पता नहीं क्या क्या और नेक्स्ट लेवल चीजें देखने मिल जाती है, और वो वहां पर भी सस्ती है, मतलब 55,000 में वहां पर भी स्नैपड्रैगन 8 एलिट दे रहे हैं। तो ये क्या करके इसको 1 लाख रुपए का बेच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, नो आइडिया। ये अभी भी मैं उतना ज्यादा मतलब है नहीं, और मैं हमेशा बोलते आया मेरी ROG की वीडियोस में, ROG इतना अच्छा नाम है, ROG का नाम का यूज़ करके आप 30,000 25,000 में ऐसे कुछ फ़ोन लॉन्च करो जो लोग चाहते हैं। ROG मार्केट में अब लेंगे, मेरे हिसाब से पक्का लेंगे। iQOO भी बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? क्योंकि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी दे रहा है। अगर आप एक अच्छी प्राइसिंग देके अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो तो डेफिनेटली मार्केट में फ़ोन लॉन्च करो। 1-1 लाख वाले फ़ोन साल में एक बार लॉन्च करके फिर गायब हो जाना, भाई कोई बहुत रेयर ही होगा जो ये फ़ोन खरीदेगा। पता नहीं, मैं तो अगर मेरे पास पैसा होता भी ना तो भी शायद मैं इसको नहीं खरीदता, लेके फिर मैं कपट में छोड़ देता। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोगों के लिए रिव्यू करना है, बस इसके लिए बाय किया है, वरना हाथ भी नहीं लगाओ इस फ़ोन को। और रही बात तो एक चीज़ और बताना भूल गया, जो रेड टिंट इश्यूज़ वगैरह देखने मिलते थे ना ROG फोन्स में, वो इसमें थोड़ा सा कम है। तो कम नहीं मतलब है नहीं, इशू नहीं है। तो ये मेरी बातें थी, ये मेरे थॉट्स थे। होप सो आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन 1-to-1 बैठा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट कौन सी वीडियो कंपैरिजन क्या चाहते हो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कर सकते हैं अभी, बाय।